हेलो दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता फिजिक्स फैकल्टी आपका अपने इंस्टीट्यूट एके कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है गति। गति को हम कहते हैं मोशन। अब गति का अर्थ क्या है कि जैसे यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती रहती हो तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? गति अवस्था कहेंगे। क्लियर हुआ? जैसे ये बोर्ड आपने सुबह देखा तो भी यहीं पर है, शाम को देखा तो भी यहीं पर है, तो बोर्ड को हम कहेंगे विराम अवस्था में। क्लियर हुआ? जैसे सूर्य बताओ, पृथ्वी क्या है? सूर्य के लगातार चारों तरफ घूमती है, तो पृथ्वी क्या हो गई? गति अवस्था में हो जाती है। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित होती रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। क्लियर हुआ? अब गति में आपको सबसे पहले समझना है दूरी और विस्थापन के बारे में। किसके बारे में समझना है बच्चों आपको? दूरी और विस्थापन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की परिभाषा। तो दूरी की परिभाषा है कि किसी वस्तु के द्वारा कुल चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा कुल चला गया पथ की लंबाई। जबकि विस्थापन क्या है कि अंतिम स्थिति कि जहां वस्तु लास्ट में है और प्रारंभिक स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा उसे हम कहेंगे विस्थापन। दूसरी बात करते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है मीटर और इसकी विमा होती है L1। ऐसे ही इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर, क्योंकि ये भी दूरी है, और इसका विमा होगा L1। चलो तीसरा पॉइंट देखें। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब जिसकी दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, विस्थापन की दिशा होती है। नंबर 4, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। नंबर 4, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। दूरी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आज मैंने स्कूल जाने के लिए -5 मीटर की दूरी तय की है। क्लियर हुआ? एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो दूरी है या तो विस्थापन से बड़ी होगी या बराबर होगी। दूरी विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि दूरी बटे विस्थापन का जो अनुपात है वो ≥1 होगा, इससे कम नहीं होगा। इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप मैथ रीजनिंग में करते हो दिशा के सवाल, तो मैं आपको केवल सवाल समझा देता हूँ, इससे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है 6 मीटर। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है 6 मीटर और फिर उत्तर दिशा में चलता है 8 मीटर। ये हो गया पॉइंट सी।
तो बताइए इस व्यक्ति ने कुल कितनी दूरी तय की और कुल कितना विस्थापन तय किया। तो दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? कुल चला गया पथ, तो ए से लेकर बी और बी से लेकर सी, तो ये बना 6 + 8 = 14 मीटर। क्लियर हुआ? बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? अंतिम और प्रारंभिक के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? कर्ण बन जाएगा। और कैसे निकालेंगे हम कर्ण? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट हो गया 100, और अंडर रूट 100 कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो इस स्थिति में आपका दूरी 14 मीटर और विस्थापन कितना? 10 मीटर। क्लियर हुआ बच्चों? चलो बात करते हैं दूसरा टॉपिक। इसी में आगे अब हम बात करेंगे चाल और वेग की। तो एक तरफ फिर से चाल और एक तरफ वेग। अब बात करते हैं चाल और वेग की। चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, जबकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो बनेगा मीटर बटे सेकंड, और इसके मात्रक की बात करें तो क्या बनेगा? मीटर बटे सेकंड। इसके विमा की बात करें तो क्या बनेगी? L1 t-1, क्योंकि सेकंड क्या है? नीचे है, और इसकी भी क्या बनेगी? L1 t-1 बन जाएगी। क्लियर हुआ सबको? यह एक अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। बात करें औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। ऐसे ही औसत वेग का फॉर्मूला बनेगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। क्लियर हुआ बच्चों सबको? चलो एक सवाल करते हैं इसके लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे आपने मैथ रीजनिंग में, फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने मैथ रीजनिंग में सवाल किया होगा कि एक बस जयपुर से दिल्ली, एक बस जयपुर से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और दिल्ली से जयपुर वापस आती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक बस है जो जाती है जयपुर से दिल्ली 40 की चाल से, आती है 60 की चाल से, तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। ध्यान देना, इसका जो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है वो है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 क्या है? पहली चाल। v2 क्या है? दूसरी चाल। रख देते हैं 2 × 40 × 60 बटे 40 प्लस 60। तो देखिए 6 चौके 24 और 24 दूनी 48, 2 0, 60 प्लस 40 कितना? 100, 2 0 से गया 2 0, उत्तर क्या आ गया है? 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में परिवर्तित करना आता है? नहीं आता। तो देखें, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो गुणा करोगे 5/18 से। उल्टा मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किससे? 18/5 से। कैसे आया 5/18?
1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो आगे बढ़ते हैं। और चाल वेग के बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। त्वरण को हम दिखाते हैं ए से। त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। मात्रक क्या बनेगा इसका? वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, समय का सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह कैसी राशि है? वेग कैसी राशि थी? सदिश। तो त्वरण भी कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। समझ में आ गया? अब देखें, यदि किसी राशि का वेग बढ़ता हो, गाड़ी है पहले 30, फिर 40, फिर 50, तो यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता हो तो त्वरण क्या कहलाएगा? धनात्मक त्वरण। और यदि किसी वस्तु का वेग घटता हो तो उसका त्वरण क्या कहलाएगा? ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को हम क्या नाम देते हैं? मंदन। कि भाई इस वस्तु की जो स्पीड है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे मंदित, कम हो रही है। त्वरण को और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए मैं आपको एक सवाल करवा देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखें आप। एक वस्तु 3 सेकंड में अपना वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 11 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। त्वरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करें? त्वरण ज्ञात करो। अब बताएं त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे हम? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे क्या? समय। वेग में परिवर्तन कैसे ज्ञात करोगे? अंतिम में से घटा दो प्रारंभिक, तो 11 माइनस 5, और समय कितना है? 3। 11 में से 5 गए, 6 बटे 3। क्या उत्तर आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? बात करते हैं गति का नेक्स्ट टॉपिक। गति में आप अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ोगे वो हो जाएगा गति के समीकरण। गति के समीकरण याद रखें भाई, गति के टोटल कितने समीकरण हैं? 3 समीकरण। कितने समीकरण है भाई? 3 समीकरण। पहला समीकरण बात करते हैं प्रथम समीकरण की। प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at। v क्या है? अंतिम वेग। जब वस्तु रुकती है तो उस समय उसका वेग अंतिम वेग कहलाएगा। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। और t क्या है? समय। बात करते हैं द्वितीय समीकरण की। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये s क्या है? दूरी है या फिर विस्थापन है। बात करें तीसरे समीकरण की। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा गति का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।